हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि हिंदी पैडागोजी में हम लोग सीटेट के सिलेबस को कवर करके चल रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं डिस्कस। और आज करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका क्या है, भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। यानी जो भी आपका बोलना, पढ़ना, लिखना, जो भी है, आपके जितने भी कौशल हैं, उनमें आपका मूल्यांकन का क्या महत्व है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं है कि आपका हिंदी पैडागोजी में इवैल्यूएशन कहिए आप उसको, तो इंग्लिश पैडागोजी में, मैथ्स में, सब में आपको पूछा जाता है कि भाई मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या इसके मतलब क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। तो आपके सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें शिक्षण का जो आपकी करवाया जाता है शिक्षण, उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, ये आपका इम्पॉर्टेंट माना जाता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप एक में आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा ये आराम से। स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो मूल्यांकन है क्या? अगर सारी परिभाषाओं को एक तरफ छोड़ दीजिए, बुक्स को एक तरफ छोड़ दीजिए, क्या कहती हैं बुक्स, क्या कहती हैं डेफिनेशंस, अगर हम समझें मूल्यांकन है क्या, इवैल्यूएशन है क्या एक्चुअल में, तो मूल्यांकन क्या है। अब आप एज अ पेरेंट कह लीजिए या स्टूडेंट कह लीजिए, एज अ पेरेंट अगर आज हम लेकर के चलें, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो 100 में से 100 आए, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं हो? कोई भी नहीं चाहेगा। एज अ पेरेंट हम लोग कोई नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई चाहेगा ऐसा कि भाई मार्क्स के बेसिस पे हमारे बच्चे के मार्क्स तो आते हो लेकिन उसको आता कुछ ना हो, चाहे सिर्फ मार्क्स आने चाहिए? नहीं चाहेंगे हम लोग, नहीं चाहेंगे। एज अ पेरेंट नहीं चाहेंगे, स्टूडेंट्स भी हम लोग नहीं चाहेंगे। क्या चाहते हैं हम लोग कि भाई उसको नॉलेज हो। अगर वो भाषा पढ़ रहा है, हिंदी भाषा पढ़ रहा है, तो उसको हिंदी भाषा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी आती हो। जो आपकी दैनिक जीवन है उसके अंदर वो हिंदी भाषा का प्रयोग जो है बहुत अच्छे से कर सके। इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश को वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन की स्किल बेहतर हो, वो इंग्लिश को समझ सके, सुन कर के समझ सके, उसका अर्थ समझ सके, मीनिंग समझ सके। हम ये चाहते हैं, तो इसका हमें ये चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ उद्देश्य मतलब डिसाइड करते हैं। जब भी आप एज अ टीचर आप पढ़ाने जाएंगे क्लास में, जैसे आपका सीटेट क्लियर होगा, केवीएस क्लियर होगा, तब आप जॉब में जाएंगे। एज ए टीचर जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है क्लास में जाने से पहले, ठीक है, कि आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए। कि आप अगर भाषा का आज एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये होगा कि बच्चों को भाषा का मतलब समझ में आ सके, कि भाषा की सिर्फ डेफिनेशन नहीं रटनी होती है। भाषा का मतलब है कि आप उसको दैनिक जीवन में किस तरीके से प्रयोग में लाएंगे, किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से कही गई बात का अर्थ समझेंगे, आप अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। वो मतलब होता है भाषा को सीखना। उसके चारों कौशल हैं उनको भी आप समझाएंगे कि किस तरीके से आपका दैनिक जीवन में उनको यूज़ करना है आपको। तो ये आपका उद्देश्य है। अब आप पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो उद्देश्य डिसाइड किया है वो आपका पूरा भी हुआ है या नहीं हुआ है? आपने जो पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझ में भी आया है या नहीं आया है? किससे डिसाइड होगा? वो आपका मूल्यांकन से डिसाइड होगा, ठीक है। जब आप बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जिन अर्थों में उसको चीज़ समझाई है उसने उसी अर्थ में उसको समझा है या नहीं समझा है। तो बिल्कुल ही हम अपनी खुद की डेफिनेशन अगर इसके साथ में रखें तो क्या है भाई, जो भी उद्देश्य हमने डिसाइड किए हैं बच्चे को समझाने के लिए, उसको शिक्षण देने के लिए, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए? हुए हैं तो किस स्तर तक पूरे हुए हैं, बच्चे ने कितना सीखा है, और अगर वो कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है। अगर नहीं सीख पाया है तो कहाँ कमी रही है, ठीक है, कहाँ कमी रह गई है, वो हम आगे देखेंगे निंदानात्मक में, ठीक है, उपचारात्मक में, निंदानात्मक में हम आगे देखेंगे। तो मूल्यांकन बेसिकली क्या है भाई, देखना कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन। देखते हैं आगे मूल्यांकन में क्या आता है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट लेकर के छोड़ दिया, उसके बाद में आप पढ़ाए जा रहे हो साल भर, उसको आता है नहीं आता है आपको मतलब नहीं है। तो क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है बिल्कुल। इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्यों को लेकर उसके परिणाम तक को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षण को दिशाहीन होने से बचाया जा सकता है। कैसे भाई, आपको पता नहीं है कि आप किस दिशा में शिक्षण कर रहे हैं, बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है, तो आपका शिक्षण तो दिशा ही नहीं होगा ना, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होगी उसकी। अगर आपको पता होगा कि बच्चा जो है इतना चीज़ को समझ पा रहा है, इस लेवल तक इसको समझ में आया है, आगे इसको समझ में नहीं आया, तो क्या करेंगे आप अपनी शिक्षण पद्धति में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे,
थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो शिक्षण को दिशाहीन होने से बचाता है ये। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को छात्रों के स्तर, उनकी ग्रहणशीलता का पता चलता है, जिससे कि वो शिक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, परीक्षण में सुधार कर सकता है। भाई क्या है, उनको पता चलेगा कि किस लेवल तक उनको समझ में आया है, उनकी ग्रहणशीलता यानी उन्होंने कितना रिसीव किया है चीज़ों को, कितना उसके अर्थ को समझा है, वो हमें पता चलता है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी शिक्षण विधियों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन की आवश्यकता न केवल शिक्षक को होती है अपितु अभिभावक, शिक्षार्थी, शैक्षिक आयोजक के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शिक्षक के लिए ज़रूरी इवैल्यूएशन, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें भी देखना होता है कि एक बच्चा जो है वो कितना समझ पा रहा है, तो वो भी आपको इवैल्यूएट करते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि आप लोगों ने जो सीखा है कोर्स में, आपके मम्मी पापा क्या करेंगे, चलते फिरते सवाल पूछ लेंगे, अच्छा बताना तो ज़रा, तुमने ये सीखा है ना, तुमने ये कोर्स किया है ना, बताना ज़रा इसमें क्या होगा। तो क्या कर रहे हैं, वो इवैल्यूएशन कर रहे हैं आपका कि भाई जिस कोर्स में आपको भेजा गया है उसमें आपने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा है। अगर सीखा भी है तो रियल लाइफ में कितना आता है आपको, या सिर्फ किताबी मतलब कीड़े बने हुए हैं आप। तो आपके अभिभावक भी क्या करते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं समय समय पर, ठीक है। शिक्षार्थी के रूप में भी आप अपना मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन आप करते हैं कई बार कि भाई जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो मुझे कितनी आ रही हैं समझ में, ठीक है। शैक्षिक आयोजकों के रूप में भी आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि मूल्यांकन जो है वो हर एक पहलू में ज़रूरी है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका मूल्यांकन, भाषा की कक्षा में आकलन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं आपके, आप करते तो हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके इसके। भाषा की समझ, हम आज पर्टिकुलर इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाषा में जो है इसका क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा आपका, भाषा की समझ, यानी कि बच्चे के अंदर समझ विकसित होनी चाहिए भाषा की, सिर्फ डेफिनेशंस ना रटे वो, ठीक है। भाषा को विभिन्न संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं आपके, और खुद भी आप इसको समझने की कोशिश करिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। भाषा को विभिन्न संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो शिक्षण का उद्देश्य हो, चाहे वो आकलन का उद्देश्य हो, कि भाई बच्चा समझ पाए और उसको यूज़ कर पाए, ठीक है, विभिन्न तरह से उपयोग कर पाए उसको। और सौंदर्य परक पहलू परख सकने की क्षमता का मापन, यानी कि जितनी भी आपकी भाषा की जितनी भी सौंदर्य परक, जो भी आपकी परिभाषाएं, जो भी छटाएं हैं भाषा के अंदर में, जितने भी उसके अंदर सौंदर्य के पहलू हैं, बच्चा उन सबको क्या है समझता हो, ठीक है। तो वो होगा आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है आपका निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस मूल्यांकन में क्या होगा, अध्यापक पढ़ते समय जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ, ठीक है, ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है, पाठ के बीच बीच में भी किया जा सकता है, और क्या कहेंगे हम इसको कि ईयर के बीच बीच में किया जाता है। जैसे आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ईयर में 3 बार लिया जाता है, 4-4 महीने के अंतर में आपका क्या होगा, 3 बार लिया जाएगा। और उसका क्या करेंगे हम, 40% जो उसका मार्क्स होता है वो आपके टोटल में आपका ऐड होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी 3 मंथ्स में आपको देखा जाएगा कि 3 मंथ्स में जितना करवाया है उसको आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। पूरी साल वेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 मंथ्स में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर टीचर क्या करेगा, चेंजेस करेगा अपनी शिक्षण पद्धति में या फिर जो भी उसके शिक्षण की जो विधियां हैं उसके अंदर में। उसके बाद में आता है संकलनात्मक या फिर अंतिम मूल्यांकन। ये सत्र के अंत में होता है, अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है। ये क्या होगा आपका, ईयर के लास्ट में होगा, या फिर सबमेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। ये आजकल क्या होता है, ईयर में 2 बार होता है, एक 6 मंथ्स पर हो जाएगा आपका, फिर एक 6 मंथ पर किया जाएगा, और इसका क्या करेंगे हम 60% लेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट का हम लेते हैं 40%, इसका लेते हैं हम 60%, और फिर टोटल हम 100% में से बच्चे का जो है रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया योगात्मक मूल्यांकन। फिर आता है निंदनात्मक मूल्यांकन। अब आपने देख तो लिया कि मूल्यांकन हो गया, अब हमें देखना है बच्चे जो असफल हो रहे हैं उसका कारण क्या है, निंदनात्मक करना है आपको, डायग्नोस करना है कि भाई उसका रीज़न क्या है, किस वजह से बच्चे असफल हुए हैं, क्या उनको समझ में नहीं आया, कहाँ कोई गैप रह गया या कुछ और। तो वो क्या होगा आपका निंदनात्मक मूल्यांकन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है इसका। तो फर्स्ट क्या है, प्रगति का ज्ञान, भाई बच्चे ने कितना सीखा है, कितनी उसकी प्रोग्रेस हुई है, वो आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई है। फिर उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप क्लास में जाते हैं तो आपके शिक्षण का कोई उद्देश्य होता है कि मैं जब ये समझाने जा रहा हूँ, आज अगर अपनी क्लास में लेसन प्लान लेकर के जा रहा हूँ एज ए टीचर,
तो बच्चा इसको, आज मैं जब उसको ये समझाऊंगा तो मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे को जो है इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ों का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो उस उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई है, कितनी बच्चे समझ पाए हैं, वो आपका किससे पता चलेगा? मूल्यांकन से पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधियों में सहायक, यानी आपने मूल्यांकन किया, आपको पता चला कि बच्चा जो है वो अपनाई गई शिक्षण विधियां जो उसको कितनी इफ़ेक्टिव हैं। आपको समझ आएगा कि मैंने जो टीचिंग एक जो मेथड अपनाया है उससे बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। वो कैसे पता चलेगा आपको? मूल्यांकन से पता चलेगा। जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तब आपको पता चलेगा, और तब क्या करेंगे आप? उसमें सुधार किया जा सकता है आपकी शिक्षण विधियों में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे हम बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन। मूल्यांकन पर क्या कर सकते हैं आप? बच्चे की बुद्धि लब्धि जो हमने देखा है ना, हमने उसमें पढ़ते हैं सीडीपी में कि बच्चा जो होता है वो इंटेलिजेंट है या फिर थोड़ा सा कम है। ठीक है। उसकी जो आप डिसाइड करते हैं एक बच्चे का कि उसका जो बुद्धि लब्धि कितनी है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल कितना है, वो कैसे डिसाइड करते हैं? उसका मूल्यांकन द्वारा डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि का पता चलता है, और जब हमें पता चलता है कि कोई बच्चा जो है वो एकदम जो सुपर इंटेलिजेंट है, तो हम क्या करेंगे? उसके हिसाब से हम उसको टास्क देते हैं क्लास में, ताकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो यूज़ हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण के लिए लाभप्रद। शिक्षण के लिए क्या होता है? सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान किया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं, कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकता है। यदि छात्र शिक्षण में विशेष रुचि नहीं लेता है तो उसको रुचिकर बनाकर पढ़ाना शिक्षक के हाथ में होता है। तो क्या होगा? शिक्षण के लिए लाभप्रद होगा। टीचर को पता चलता है कि वे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षण पद्धति को बेहतर बना सकता है, रुचिकर बना सकता है। पाठ्यक्रम में बदलाव। अब क्या होगा? जैसे कि एनसीएफ आया है तो उसने क्या किया? बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया है। कैसे चेंजेस किया है? बच्चों के मूल्यांकन के तौर पर, कि वे बच्चे जो हैं किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे कि एनवायरनमेंट अभी स्टडी हमारा लगाया है, तो उसकी बुक्स में आप देखेंगे दुनिया भर की पिक्चर्स उसके अंदर भरी पड़ी है। ठीक है। पहले क्या होता था? हम लोग देखते थे सारी बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको अक्षर लिखे मिलेंगे, लाइन मिलेंगी, पिक्चर्स का तो नाम नहीं होता था। अब आप देखेंगे क्या होगा? पिक्चर्स दे रखी हैं बहुत सारी। ठीक है। तो क्या हुआ? करिकुलम में चेंज किया है कि भाई जिस तरीके से बच्चे जिस चीज़ में रुचि लेते हैं बच्चे, उसको बच्चे के सामने रखा जाए, ताकि वो क्या करेगा? इंटरेस्ट के साथ में सीख सके। ठीक है। तो क्या हो गया? पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं बच्चे का मूल्यांकन करके, कि भाई बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उस तरह की चीज़ों से उसे सिखाया जाए। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? हम मूल्यांकन करते किस तरीके से हैं? एक आता है आपकी मौखिक परीक्षा ले सकते हैं हम बच्चे की। ठीक है। फिर आता है आपका लिखित परीक्षा ले सकते हैं। फिर हम होता है प्रायोगिक परीक्षा। ये तीनों आपकी क्या है? मूल्यांकन की विधियां हैं। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। इन तीनों विधियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अदरवाइज़ तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों विधियों को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। ठीक है। तो आज इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।